आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कंसीडर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन एक्स डायरेक्शन एंड एन एलिमेंट्री रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड ओ ए बी सी डी ई एफ जी प्लेस्ड विद इट्स एजेस पैरेलल टू द थ्री एक्सिस। ठीक है, तो आपने इसमें डायग्राम में देखना है, ये आपके पास पैरेललोपिपेड है जिसका नाम है ओ ए बी सी डी। ठीक है, ओ यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे करके आप इसको पूरा नाम दे सकते हो। ठीक है, इसकी जो एक डायरेक्शन वो एक्स एक्सिस की तरफ है, एक वाई एक्सिस और एक आपकी जेड एक्सिस, जो इसके एजेस हैं वो तीनों डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। हम ये एज्यूम करते हैं कि जो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, फिर हम कहते हैं टू एस्टेब्लिश ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वी विल एस्टेब्लिश, हम ये प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं वो आपकी परपेंडिकुलर रहेंगी जिस तरफ को आपकी वेव चलेगी। ठीक है, इफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड डज नॉट एनक्लोज एनी चार्ज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस इट मस्ट बी जीरो। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो नेट फ्लक्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो गॉस लॉ कहती है कि जो आपका क्लोज सरफेस होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट डी एस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये जो पूरे क्लोज्ड सरफेस को हमने तोड़ दिया। अब क्लोज सरफेस को कैसे तोड़ना है, ये पूरा क्लोज सरफेस हुआ तो मैंने इसको फेसेस में अलग अलग कर दिया। एक फेस ले लिया ए बी सी डी और इसके बिल्कुल पीछे वाला है ओ जी एफ ई, तो पहला ग्रुप हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, ई डॉट डी एस और ए बी सी डी ओपन सरफेसेस। ठीक है, इसमें क्लोज नहीं लगाना आपने। फिर उसी तरह दूसरा सरफेस आपने लेना है, जैसे ये ले लिया ओ ई डी ए नीचे वाला और इसके अपोजिट कौन सा हुआ सी बी जी एफ, तो आपने ये वाला ले लेना है। ठीक है, ये वाले दूसरे, और तीसरा आपने क्या लेना है, पीछे वाला सरफेस ए बी जी ओ और आगे वाला क्या हुआ उसका डी सी एफ ई, तो ये आपका ये वाला थर्ड फेज आ जाएगा। तो इस तरह से आपने फ्रंट और बैक ऐसे करके सभी पेयर्स आपने इसमें ले लेने हैं और इन सब का सम कितना आना चाहिए, जीरो के बराबर। ठीक है, फिर ये कहता है इफ ई डज नॉट डिपेंड ऑन वाई एंड जेड, हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेशन हो रही है, वेव चल रही है, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन हम उसको उल्टा एज्यूम कर रहे हैं कि आपने कहना है कि हाँ चल रही है वो किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है। तो y और z में उसकी कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी, जीरो। दैट मीन्स y और z एक्सिस में जो इसके पेयर बने, कंपोनेंट के पेयर बने, उसके अक्रॉस आपका जो फ्लक्स होगा वो आपका कैंसल आउट हो जाएगा, वो आपका जीरो हो जाएगा, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगी। तो आपका जो पेयर है, जैसे मैंने आपको बताया ये पेयर आपने बनाए हैं, ये y और z डायरेक्शन वाले आपके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ आपके कौन से पेयर रहेंगे, ए बी सी डी और इसके पीछे वाला ओ जी एफ ई, सिर्फ इनकी ही कंट्रीब्यूशन रहेगी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ चल रही है, एक्स एक्सिस की तरफ, तो फ्लक्स भी आपका इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में फ्लक्स होगा इधर को और इस फेस पे फ्लक्स होगा बाहर की तरफ को, क्योंकि यहाँ से हम बाहर की तरफ को सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में उसको एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेंगे उसको ई एक्स और इस तरफ को क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो हम ई एक्स डैश नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि if Ex and Ex dash are the value of x component of electric field on the faces ABCD and OGFE respectively, और s उसका एरिया है, तो आपका एक आ जाएगा EXS और दूसरा आ जाएगा माइनस EXS। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू। अभी बोलते हैं कि ये रिलेशन तभी ट्रू हो सकता है, दो ही केसेस में पॉसिबल है, या तो Ex डैश के बराबर हो या दोनों ही आपके क्या हो, जीरो के बराबर। तो दोनों को ही हम स्टडी करते हैं। हम बोलते हैं कि अगर मान लो हम बोलते हैं कि ई एक्स और ई एक्स डैश बराबर हैं, तो ऐसे केस में पॉसिबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि ये तभी पॉसिबल था जब आपकी फील्ड स्टैटिक होती। तो आपकी कोई भी स्टैटिक फील्ड मतलब जो रुकी हुई है, तो एक तरफ हम कहें कि रुकी हुई है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि वो प्रोपेगेट कर रही है, तो अपने आप भी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। तो स्टैटिक फील्ड कभी नहीं चल सकती है, इसलिए ये वाली आपकी जो एजम्पशन है ये आपकी रॉन्ग हो गई, इसको तो हम एज्यूम नहीं करेंगे। दूसरी हमने एजम्पशन मानी कि ई एक्स और ई एक्स डैश की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो ये अब क्योंकि यही बची है तो इसी को हमें मान के चलना पड़ेगा। और ये तब होगा जब आपका कोई भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स डायरेक्शन में नहीं होगा।
तो हमने तो कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन लास्ट में ये आपका प्रूव हो रहा है कि ऐसा कोई कंपोनेंट हमें नहीं मिला जो हमें बताए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में चल रही है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है। तो अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। अगर वो पैरेलल नहीं है तो वो परपेंडिकुलर होगी, जो कि हम प्रूव करना चाहते थे। तो हमने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या है, परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, फिर ये कहता है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हुआ। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको पूरा आर्टिकल करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख देते हैं कि सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। ठीक है, और क्योंकि दोनों आप प्रूव कर रहे हो, जिससे हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, हेंस वी कैन से दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आपकी होती हैं दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, क्योंकि उसमें आपकी फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है। ठीक है, तो ये आपने प्रूव करना है इस आर्टिकल में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है अगर वो ऑसिलेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करता है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी है वो किस कॉस्ट पे मिलती है उसको, उसकी काइनेटिक एनर्जी की कॉस्ट पे। जिस काइनेटिक एनर्जी से वो ऑसिलेट कर रहा है उसी अमाउंट की आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होकर मिलेगी। ठीक है, मतलब उतनी अमाउंट की मिलेगी। अब ये एक और चीज़ बोलता है कि जितना आपका डिस्टेंस है, जो आपका डिस्टेंस है जिस पे चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, उसी कंपैरिजन की आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट मिलती है। ठीक है, मान लो अगर आपका 1 मीटर का वो ऑसिलेशन है तो आपको वेवलेंथ भी 1 मीटर वाली ही मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद इसने कुछ हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट हर्ट्ज एपरेटस में इसने कुछ एजम्पशन ली हुई है। ये कहता है कि हमारे पास 2 लार्ज प्लेट रहती हैं जो आपकी कॉपर की बनी होती हैं और उनके बीच में 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहता है। जैसे कि ये दिया गया आपको डायग्राम, ए और बी 2 कॉपर प्लेट्स हैं और इन ए और बी कॉपर प्लेट्स के साथ आपके 2 स्फीयर S1 और S2 ज्वाइन किए गए हैं। ठीक है, और बाहर से हमने हाई सेवरल 1000 वोल्ट्स हम कहते हैं इसको, ऐसे आपने इनपुट दिया है इसको, यहाँ से सेवरल 1000 वोल्ट्स का इनपुट दिया है। और जब ये चार्ज आप इसको देते हो तो दोनों के बीच में चार्ज स्टोर हो जाएगा स्फीयर के ऊपर, या हम कहते हैं प्लेट्स के ऊपर आपका चार्ज स्टोर हो जाएगा। और यहाँ से आपने इनको कॉपर वायर के साथ प्लेट्स को जोड़ा हुआ है स्फीयर के थ्रू। तो ये जो चार्ज होगा ये क्या करेगा, जो बीच में एयर गैप रहता है उसको ये आयनाइज कर देगा। और आयनाइज करेगा, जो आपने देखा है घर में भी स्पार्क क्रिएट होता है कि जैसे पॉजिटिव नेगेटिव वायर डायरेक्ट ज्वाइंट कर जाती है तो एकदम से लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एयर गैप आयनाइज होगा और जितना अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे स्टोर हुआ है प्लेट्स के अंदर वो एकदम से क्या करेगा, एक दूसरे से मिल जाएगा। जब आपका एकदम से लार्ज फ्लो ऑफ चार्जेस होता है तो हमारे पास क्या रहती है, एक हाई एनर्जी जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो जनरेट होंगी इसको हम किसी डिटेक्टर की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं। ये डिटेक्टर है जो इसमें स्पार्क प्रोड्यूस होगा, कितने अमाउंट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुई है, ये डिटेक्टर हमें पता करके देता है। ठीक है, तो कितने अमाउंट की आपने जनरेट करनी है वो आप इस रिलेशन से निकाल सकते हो। अगर मुझे एल जो इंडक्शन है, पीछे आपने कितने अमाउंट की इंडक्शन लगाई हुई है उसमें, या सेवरल 1000 वोल्ट्स हम लेते हैं वैल्यू, और सी आपने क्या लिया, कैपेसिटेंस, जो प्लेट की कैपेसिटेंस रहती है वो कितनी है। इन दोनों की वैल्यू अगर हमें पता हो, या इन दोनों की वैल्यू हम इस तरह से सेट करें कि पर्टिकुलर अमाउंट की हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मुझे अगर पर्टिकुलर अमाउंट की फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मुझे इन दोनों की वैल्यू उस तरह से सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक डिजायर्ड अमाउंट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपने इसके आज के लिए कर लेना है।